हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसका जो है ना हमने यहाँ पे 7 चैप्टर वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। जो है इसकी 2-3 वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इसी चैप्टर को ही जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड इसमें हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि 15 सेंचुरी में जो है ना यहाँ पे यूरोप में कौन कौन से चेंजेस आ रहे थे, कल्चर में जो है ना कौन कौन से चेंजेस आ रहे थे उनके बारे में हम देख रहे थे। जैसे कि यूनिवर्सिटीज में जो है ना नया सब्जेक्ट जो था दैट इज रिलेटेड टू द ह्यूमैनिटीज, वो यहाँ पे अब जो है देखने को मिलता है 15 सेंचुरी में। एंड जो है ना इवन अरब्स जो थे, राइट, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है यहाँ पे साइंस एंड टेक में, राइट, साइंस एंड टेक में जो है ना अरब्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। तो वो चीजें हमने यहाँ पे अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर की थी। तो ये चीजें हमें यहाँ पे जो है ना 15 सेंचुरी में देखने को मिल रही थी। टोटली जो है कई सारे जो है चेंजेस यहाँ पे हो रहे थे इन द यूरोप। जो पुराने थिंकिंग के जो थिंकिंग थी ना यहाँ पे लोगों की, वो अब चेंज हो रही थी। जो कि जस्ट रिलीजन के ऊपर ही बेस्ड थी, जैसे कि स्टडी, वो अब जो है चेंज हो रही थी। वो बोलते हैं कि रिलीजन के अलावा भी यहाँ पे जो है ना कुछ और भी कई सारी चीजें हैं जो कि पढ़ने वाली होती हैं। तो उस तरफ जो है इनका झुकाव ज्यादा बढ़ रहा था। यूनिवर्सिटीज में जो है नए सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आ रहे थे। तो इनके बारे में हमने यहाँ पे कवर किया था। एंड आज जो है ना इसी चैप्टर को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। एंड इसमें बात करेंगे अबाउट द आर्किटेक्चर, राइट, कि अब जो है ना आर्किटेक्चर जो है वो किस तरह से यहाँ पे चेंज होता है 15 सेंचुरी में। किस स्टाइल का आर्किटेक्चर था, क्या यहाँ पे जो पुराना आर्किटेक्चर यहाँ पे स्टाइल रहता है रोम का, उसी उसे ही जो है ये फॉलो करते हैं या फिर कुछ नई चीज यहाँ पे आती है। वो चीजें जो है वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्या होता है, जैसे कि अगर हम रोम की सिटी की बात करें, सो द सिटी ऑफ रोम रिवाइव्ड इन द स्पेक्टेकुलर वे इन द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में जो है ना जो रोम सिटी थी ना वो बहुत ज्यादा चेंज होती है। तो 1417 से की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो पॉप्स थे ना यहाँ पे पॉलिटिकली वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। क्योंकि जो पुराने समय में जो है ना कई सारी राइवलरीज चल रही थी, इवन पॉप्स के बीच में भी राइवलरी जो यहाँ पे चल रही थी। तो उसकी वजह से जो है ना जो मेन पॉप होते हैं या फिर जो ये पॉलिटिकल पर्सन्स होते हैं ना, अपनी खुद की राइवलरी की वजह से जो है ना ये आम लोगों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हैं। बट अब जो है ना 1378 से जो ये राइवलरी थी वो टोटली खत्म हो चुकी थी। तो पॉप जो है सिंगल पॉप थे यहाँ पे, तो वो पॉलिटिकली ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके थे। एंड उन्होंने जो है ना एक तरह से रोम की हिस्ट्री को जो है एक तरह से उसके ऊपर फोकस करने के लिए लोगों को ज्यादा इनकरेज किया था। वो ये बोलते हैं दैट दे एक्टिवली इनकरेज द स्टडी ऑफ द रोम हिस्ट्री, कि रोम की हिस्ट्री को यहाँ पे जो है स्टडी करना है। तो जो रोम के जो रूइंस थे यहाँ पे उन्हें काफी केयरफुली एक्सकेवेट किया गया था बाय द आर्कियोलॉजिस्ट पहले। तो उस समय में जो आर्कियोलॉजी थी ना वो एक नई स्किल थी। आर्कियोलॉजी में जो पुराने हमारा पास्ट है, वहाँ की जो हमें साइट्स मिली हैं, वहां से जो चीजें मिली हैं उन्हें जो है खोदना है, उसके बारे में स्टडी करनी है, दैट इज नोन एज ए आर्कियोलॉजी। एंड जो जो लोग यहाँ पे ये चीजें करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो रोम सिटी थी जो नष्ट हो चुकी थी एक समय में रोमन एम्पायर खत्म होने के बाद में, तो वहां ये उनके जो रूइंस थे ना उनके महलों के, उन्हें काफी अच्छे से काफी केयरफुली एक्सकेवेट किया था। जिसकी वजह से जो है ना एक नया स्टाइल जो होता है आर्किटेक्चर का वो इंस्पायर हुआ था। कहाँ से इंस्पायर हुआ था? जो रोमन आर्किटेक्चर था वहीं से जो है इंस्पायर हुआ था। एंड जो है एक तरह से इंपीरियल रोमन स्टाइल जो था वही रिवाइव हुआ था, जिससे अब जो है ना ये क्लासिकल स्टाइल जो है वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर पॉप्स, वेल्दी मर्चेंट्स हो गए, अरिस्टोक्रेट्स हो गए, तो इन्होंने जो है ना आर्किटेक्ट्स को, ऐसे आर्किटेक्ट्स को एम्प्लॉय किया जो कि क्लासिकल आर्किटेक्चर से जो है ना फेमिलियर थे। एंड आर्टिस्ट एंड जो स्कल्प्टर्स होते हैं वो ऑल्सो टू डेकोरेट दी बिल्डिंग्स। तो जो स्कल्प्टर्स होते हैं जो मूर्तियां बनाते हैं या फिर जो आर्टिस्ट होते हैं, तो उन्हें भी जो है ना ये काम करना था कि बिल्डिंग्स को डेकोरेट करना था विद द पेंटिंग, स्कल्प्चर्स एंड दी रिलीफ। तो ये वाले फीचर्स यहाँ पे जो है रोमन आर्किटेक्चर में देखने को मिल रहे थे। अब जो है ना 15th सेंचुरी में जो है वो उन्हीं फीचर्स को ये आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स जो थे यहाँ पे, कुछ ऐसे पर्सन थे वो जो है ना एक तरह से काफी स्किल्ड थे इक्वली एज द पेंटर्स, स्कल्प्टर्स एंड द आर्किटेक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोफेशनली पेंटर्स थे, बट जो है वो स्किल्ड थे, उनके पास ये स्किल थी। ओके, मोस्ट इम्प्रेसिव जो एग्जाम्पल था वो था मिचेलेंगेलो का ब्यूनोरेटी। तो उन्होंने जो है ना एक तरह से सीलिंग्स जो होती हैं
वो काफ़ी अच्छे से पेंट की थी, स्कल्पचर्स यहाँ पे बनाए थे। तो पूरे रोम में जो है ना उनके द्वारा बनाई गई जो उनकी जो स्किल्स थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं। एंड एक और थे यहाँ पे फिलिपो ब्रूनलेस्ची, द आर्किटेक्ट हु डिजाइन दिस स्पेक्टेकुलर डोमो ऑफ द फ्लोरेंस हैड स्टार्टेड हिज करियर एज ए स्कल्पटर। तो ये भी जो एक ऐसे इंडिविजुअल थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, एंड स्कल्पचर्स बनाने के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो another remarkable change was that from this time artists were known individually by the name। तो यहाँ पे एक और चीज ये आया था कि जो आर्टिस्ट थे ना वो अपने किसी ग्रुप की वजह से जो है यहाँ पे नहीं जाने जाते थे, उन्हें जो है ना इंडिविजुअली उनके नेम से जाना जाता था। ओके, नॉट एज अ मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप और ए गिल्ड, जो कि जैसे कि पहले थे यहाँ पे पूरा गिल्ड जो होता है, पूरा ग्रुप जो होता है पर्टिकुलर आर्ट के लिए यहाँ पे जाना जाता था। बट अब जो है ना सिंगल पर्सन को उसके नाम से यहाँ पे जाना जाता था उसकी स्किल की वजह से। अब जो होता है यहाँ पे फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स भी आ जाती हैं। तो ऑब्वियसली जब प्रिंटेड बुक्स आ जाएंगी तो लोगों का पढ़ाई में ज्यादा एक तरह से फोकस बढ़ेगा, इंटरेस्ट जो है ना यहाँ पे बुक्स को पढ़ने का वो यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाता है। इफ पीपल इन अदर कंट्रीज वांटेड टू सी पेंटिंग्स, पहले क्या होता था कि जब दूसरी कंट्री के जो लोग जो थे ना वो पेंटिंग देखना चाहते थे, राइट, तो उन्हें जो है ना यहाँ पे इटली की तरफ ट्रेवल करना पड़ता था, राइट। रोमन जो पेंटिंग्स होती हैं, स्कल्पचर्स जो होते हैं, बिल्डिंग जो है अगर उन्हें देखनी थी तो उन्हें यहाँ पे इटली में ट्रेवल करना पड़ता था। बट अगर रिटन वर्ड की बात करें, अगर जो कुछ पढ़ना है तो अब क्या था कि उन्हें इटली की तरफ ट्रेवल नहीं करना पड़ता था, अब जो बुक्स थी वो उनकी तरफ यहाँ पे पहुंच चुकी थी। क्योंकि यहाँ पे 16th सेंचुरी में जो है ना एक ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन हो चुका था। ऐसा किस वजह से संभव हुआ था कि बुक्स उनके तक पहुंच रही थी डिफरेंट राइटर्स की, क्योंकि 16th सेंचुरी में जो है ना प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी वो यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी। ओके, एंड ये चाइनीज ही थे जिन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी वो यहाँ पे एक तरह से इन्वेंट की थी, एंड टू मंगो रूलर्स, राइट। तो चाइनीज एंड मंगो रूलर्स का जो है ना इन लोगों को एक तरह से थैंक्स करना चाहिए था, जिसकी वजह से जो है ये चीजें पॉसिबल हुई थी। पहले जो टेक्स्ट थे ना वो जस्ट हैंड रिटन कॉपीज ही थी, वो भी काफी कम थी एंड वो भी किसी किसी के पास ही थी, सभी लोग जो है उसे नहीं पढ़ सकते थे। बट इन 1455 क्या हुआ था, अराउंड 150 कॉपीज जो थी ना बाइबल की उन्हें प्रिंट किया गया था इन द वर्कशॉप ऑफ द जोहान्स गुटेनबर्ग एंड द जर्मन हु मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। तो ये ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने जो है ना फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे यूरोप में बनाई थी, जोहान्स गुटेनबर्ग ने। ओके, तो उनकी वर्कशॉप में जो है ना 50 कॉपीज जो होती है, 150 कॉपीज जो थी बाइबल की वो यहाँ पे प्रिंट की गई थी। तो पहले अगर बात करें, अर्लियर अगर हम बात करें तो जो मॉन्क्स हुआ करते थे ना उनके पास बहुत ही कम समय होता था एंड वो कभी कभी जो है ना इनकी एक कॉपी जो होती है वो ही लिख पाते थे पूरी अपनी पूरी जिंदगी में, जो है कभी कभी वो एक ही कॉपी जो होती ना बाइबल की वो लिख पाते थे। बट प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से जो मल्टीपल कॉपीज जो थी वो छप सकती थी एंड ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सकती थी। 1500 तक कई सारे क्लासिकल टेक्स्ट जो थे नियरली ऑल इन लैटिन भाषा में जो है वो अब इटली में प्रिंट हो चुके थे, एंड अब जो प्रिंटेड बुक्स थी वो इजीली अवेलेबल थी एंड लोग अब जो है उसे इजीली बाय भी कर सकते थे। एंड अब जो स्टूडेंट्स थे ना उन्हें जस्ट लेक्चर नोट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था, वो जो है ना पढ़ने के लिए बुक्स को भी बाय कर सकते थे। आइडियाज, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन जो है ना वो जल्दी अब मूव हो सकती थी फ्रॉम वन कंट्री टू दी अनदर। ओके, एंड काफी फास्ट वे में जो है वो मूव होती थी थ्रू दी प्रिंटेड बुक्स। तो इन प्रिंटेड बुक्स की वजह से जो है नए आइडियाज जो थे वो हंड्रेड ऑफ रीडर्स तक जो है काफी क्विकली पहुंच जाते थे, एंड दिस आल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल्स टू रीड बुक्स सिंस इट वाज पॉसिबल टू बाय कॉपीज फॉर वनसेल्फ। अब क्या था, इसकी वजह से अब जो रीडिंग हैबिट होती है लोगों के बीच में वो भी डेवलप हो रही थी। तो एक नई कैटेगरी जो होती ना सोसाइटी की, जो रीडर्स होते हैं वो भी यहाँ पे बन रही थी। द चीफ रीजन दैट द ह्यूमनिस्ट कल्चर ऑफ इटली स्प्रेड मोर रैपिडली, तो इसी की वजह से ही जो है ना ह्यूमनिस्ट कल्चर जो था, राइट, जो नए आइडियाज होते हैं सोसाइटी के, जो ह्यूमनिस्ट कल्चर के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वो जो है ना लोगों तक जल्दी पहुंच रहा था। तो प्रिंटेड बुक्स जो थी वो इजीली यहाँ पे अब सर्कुलेट हो रही थी, तो उन्हीं प्रिंटेड बुक्स की वजह से ही जो है ना ये ह्यूमनिस्ट कल्चर जो था वो लोगों तक जल्दी पहुंच रहा था। ये जो आइडियाज होते हैं ना ह्यूमनिज्म वाले लोगों तक जल्दी पहुंच रहे थे। ओके, इसी की वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स का भी जो है अब नया कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे अराइज हो जाता है सोसाइटी में। तो क्या था
One of the feature of the humanist culture was slackening of the control of religion over the human life. तो यहाँ पे ह्यूमनिस्ट कल्चर का एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर यही है, वो ये बोलते हैं कि रिलीजन का ह्यूमन की लाइफ के ऊपर जो कंट्रोल है ना वो यहाँ पे खत्म करना है। एक पर्सन जो है ना वो खुद अपना डिसीजन ले सकता है कि उसे अपनी लाइफ को किस तरह से जीना है। तो इटालियंस जो थे ना वो अब यहाँ पे रिलीजन से ज्यादा जो मटेरियल वेल्थ होती है, पावर, ग्लोरी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे। एंड बट दे वर नॉट नेसेसरली इरिलीजियस। तो ऐसा नहीं है कि वो इरिलीजियस हो चुके थे, वो धर्म की तरफ नहीं देख रहे थे, बट अपने खुद के आइडियाज जो है वो खुद अपने आइडियाज के हिसाब से जो है ना वो अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे थे, राइट। एंड एक ऐसे ह्यूमनिस्ट भी थे फ्रांसिस्को बारबारो, उन्होंने जो है ना एक पैम्फलेट जो था वो भी लिखा था, जो कि एक तरह से वेल्थ जो होती है ना, वेल्थ को एक्वायर करना, उसे वो जो है डिफेंड कर रहे थे कि कोई भी पर्सन जो है वेल्थ को एक्वायर कर सकता है। पहले जो एक तरह से रिलीजन के ऊपर बेस्ड होते थे ना आइडियाज, उसमें बोला जाता था कि आपको इस दुनिया से कुछ नहीं लेना है, पावर, ग्लोरी कुछ नहीं है, यहाँ पे वेल्थ वगैरह कुछ नहीं है। तो ये जो होते हैं ना एक लालच वाले आइडियाज थे, उससे परे लेके जाते थे जो रिलीजियस आइडियाज से। बट अब जो है ना ह्यूमनिस्ट आइडियाज आ चुके थे, तो वो बोलते हैं कि वेल्थ एक्वायर करना जो है वो एक कुछ भी गलत नहीं है उसमें। ओके, सो देयर वाज आल्सो कंसर्न एट दिस टाइम विद द गुड मैनर्स। तो इस समय में जो है ये भी चीज आ चुकी थी कि गुड मैनर्स क्या होने चाहिए एक पर्सन के, किस तरह से एक पर्सन जो है उसे बात करनी चाहिए, किस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए, एंड व्हाट स्किल ए पर्सन ऑफ कल्चर शुड लर्न, कि कौन से स्किल्स जो है वो पर्सन को यहाँ पे लर्न करनी चाहिए। तो ये आइडियाज भी यहाँ पे फैल रहे थे, right? And humanism also implied that individuals were capable of shaping their own lives through means other than the immediate pursuit of power and money, right? And the ideal was closely tied with the belief that human nature was many sided। जो human nature होती है वो many sided होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही नेचर होगी पूरे हर एक दुनिया की यहाँ पे। एंड एक तरह से फ्यूडल सोसाइटी यहाँ पे हो सकती है, एंड 3 सेपरेट ऑर्डर्स यहाँ पे हो सकते हैं, राइट। तो ये जो एक तरह से ह्यूमन नेचर जो थी ना वो यहाँ पे मैनी साइडेड है, एंड ये जो आइडिया था वो फ्यूडल सोसाइटी से थोड़ा सा डिफरेंट था, राइट। सो कुछ और एस्पेक्ट्स जो है ना वो इस टाइम के हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 15th सेंचुरी में, और कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे आते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।